अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अदीबा, अयान, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ओके, आ रही है। सो लास्ट क्लास तक मैंने गॉस लॉ शुरू कर दिया था। गॉस लॉ मैंने स्टार्ट भी कर दिया था और गॉस लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज भी करा दी थी। गॉस लॉ ये था कि इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस, कैसी भी, किसी भी शेप, किसी भी साइज, क्लोज होनी चाहिए, ये जरूरी है। सरफेस शुड बी क्लोज्ड। अगर एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर आपने कुछ चार्ज रख दिया, तो इस क्लोज सरफेस से पास हुआ जो फ्लक्स होगा, that flux is closed integral of E dot ds, और इसे आप सिंपली लिख सकते हैं Q by epsilon naught. This is cosine कि flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. इसमें मुझे बताओगे जरा, याद दिलाओ लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? Will not contribute to flux. Charge outside the closed surface will not contribute to flux. हाँ, तो ये गॉस लॉ था। गॉस लॉ में लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ये एक क्लोज सरफेस लूं और इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं डाइपोल रख दूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इफ डाइपोल is placed inside a closed surface, अगर डाइपोल को क्लोज सरफेस में रख देते हैं तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल बी क्या होता है, टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। तो क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल रख दिया, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इतना लिखिए जल्दी से, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा नाम क्या है? भाई एक तो अपना नाम सही करिए, वरना मुझे मजबूरन ना डॉर्जे, अबे तो डॉर्जे लिखना, डॉर्जे ज्यादा अच्छा नाम है। डॉर्जे, ऐसा लग रहा है कोई नया बच्चा आया हुआ है। ओप्पो, ओप्पो A3 कौन है भाई? क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन है, गॉस लॉ के ऊपर ही करेंगे, सिंपल सा। आपको एक क्यूब दिया है, क्यूब के सेंटर पर आपने चार्ज क्यू रख दिया। चार्ज क्यू is placed at center of Q. Calculate flux through Q.
क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स भी चाहिए, और दूसरा वो ये भी कहेगा फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस। क्यूब के हर एक फेस से पास होता हुआ फ्लक्स भी चाहिए होगा, क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स भी चाहिए और क्यूब के हर फेस से पास होता हुआ फ्लक्स भी चाहिए। तो देखो क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, तो यहां तो आप सीधे सीधे गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो पहला तो सीधा सीधा यार, क्यूब तो क्लोज सरफेस है। हाँ, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ, गॉस लॉ यूज कर लो। फाई क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड इज क्यूब के अंदर जो चार्ज है, क्यूब, तो फाई तो आ गया क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट देखो। हाँ नीलजा, सुनो जरूर, सुनो सुनो। क्यूब से तो पास होता हुआ फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, आप ऐसे लिख सकते हो फ्लक्स थ्रू क्यूब इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स में इस क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट। टोटल 6 फेसेस से क्यूब एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस से जो पास होगा दैट विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से जो फ्लक्स पास हो जाएगा दैट फ्लक्स विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्वेश्चन को ना, सेम क्वेश्चन है, एक और तरह से देता है, मतलब एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन एक और तरह से दिया हुआ है। वो कहता है एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिया है, ये सेंटर है स्क्वायर का, स्क्वायर के सेंटर से ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, स्क्वायर के सेंटर से a/2 हाइट पर यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया। हाँ सामिया, इक्वल तभी होगा जब चार्ज सेंटर पर होगा, राइट। तो कहता है चार्ज q इज प्लेस्ड at separation a/2 from the center of square। तो स्क्वायर के सेंटर से a/2 सेपरेशन पर आपने यहां पे चार्ज रख दिया। वो आपसे कहता है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। आपसे कहता है स्क्वायर से पास होता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। हाँ मरियम, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर क्लोज सरफेस नहीं है, स्क्वायर के लिए आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। यहां पर आपको करना ये होगा कि ऐड 5 मोर स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर और ऐड कर दो। जब आप 5 स्क्वायर और ऐड कर दोगे यू विल गेट अ क्यूब, क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा। अगर इस क्यूब की साइड ए है तो क्यूब के सेंटर से जो सेपरेशन होगा ना क्यूब का, दैट इज a/2 एंड चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। तो तुम एक काम कर सकते हो, सीधा सीधा क्यूब से फ्लक्स निकाल लो, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस हैं क्यूब में, 6 फेसेस से फ्लक्स निकाल दो, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से निकाल दो जो स्क्वायर होगा, क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट। सो ये और ये क्वेश्चन सेम है, बस लिखने के तरीके अलग हैं। ऐसा कर सकता है कि क्यूब बनाकर कह दे कि सेंटर पे चार्ज है, स्क्वायर बनाकर कह दे, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां तक बताओ मुझे कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
इतना लिखो फिर मुझे बताओ, रब करते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी, इतना हो गया सबका, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन देता है, वो आपसे कहता है एक हेमिस्फेयर, a charge q is placed at the center of hemisphere. Calculate flux through hemisphere. एक चार्ज को आपने हेमिस्फेयर के सेंटर पे रख दिया, हेमिस्फेयर से पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए। ये सेंटर है, यहाँ आपने चार्ज रख दिया, हेमिस्फेयर से पास होता हुआ आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो देखो, हेमिस्फेयर में भी ना आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। हेमिस्फेयर, हाँ, क्लोज सरफेस नहीं है, इसे क्लोज सरफेस बनाना होगा। क्लोज सरफेस बनाने के लिए आप यहाँ पर एक हेमिस्फेयर और ऐड करो। तो इसे क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने जस्ट एक और हेमिस्फेयर रख दिया। ऐड वन मोर हेमिस्फेयर। तो जो फ्लक्स होगा, इस फेयर से जो फ्लक्स पास होगा, भाई गॉस लॉ अप्लाई कर दो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इस फेयर का मतलब है दो हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर से मिलाकर हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक अगर मैं आपको हेमिस्फेयर दे दूं, एक सिंगल हेमिस्फेयर, मैं आपसे कह रहा हूं सिंगल हेमिस्फेयर के लिए फ्लक्स बताइए, सो दैट इज क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सिंगल हेमिस्फेयर है तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा दैट्स क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख लीजिए। तो याद रखिएगा, अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो कुछ कंस्ट्रक्शंस कर कर उसे क्लोज बना दो और फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। ओके, चलो भाई। सो अब तक जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस में आपको चार्ज दिया था, अब वो चार्ज नहीं देगा। अभी तक तो चार्ज दिया था, अब वो आपको चार्ज नहीं देगा। अब वो क्या करेगा, फील्ड देगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस,
दिस इज वाई एक्सिस। और ये वाई एक्सिस हो गया। यहां कुछ फील्ड एग्जिस्ट करती है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये सेपरेशन है, क्यूब की हर साइड है। भाई एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है और बहुत आया एग्जाम्स में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड that exist in region, तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, वाई कॉम्पोनेंट फील्ड का 0 है, जेड कॉम्पोनेंट फील्ड का 0 है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है। आपको चाहिए कैलकुलेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्यूब, सेकंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब। चलो यार इतना लिखो फिर करते हैं आगे। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया, रब करता हूं इसमें। ओके, तो देखो यहाँ क्यूब से फ्लक्स निकालने के लिए आप एक स्टेप में नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यूब को डिवाइड करना होगा, लेफ्ट फेस, राइट फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस। हर फेस के लिए फ्लक्स अलग आएगा और फिर आपको सबको ऐड करना होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम है, लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। जरा डायरेक्शन बताओ मुझे, सेरिंग सेरिंग नुबू, जरा बताओ क्या बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इस लेफ्ट फेस का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नहीं बताएगा, कौन बताएगा मुझे? हाँ आउटवर्ड्स, तो ये कहां जाएगा? आउटवर्ड्स नॉर्मल लेफ्ट में जाएगा। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट्स आउटवर्ड्स नॉर्मल लेफ्ट में जा रहा है। हाँ दिस इज लेफ्ट फेस, आउटवर्ड्स नॉर्मल लेफ्ट में जा रहा है। तो लेफ्ट फेस के लिए जब तुम फ्लक्स लोगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. अब यहां जब तुम एरिया वेक्टर लोगे, देखो यार एरिया वेक्टर क्या है, लेफ्ट फेस है, हर साइड ए, तो एरिया कितना आ गया ए स्क्वायर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है नेक्स्ट में माइनस आएगा. अब तुम्हें चाहिए फील्ड क्या होगी लेफ्ट फेस पर. तो देखो फील्ड वेरी कर रही है, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ. फील्ड डिपेंड कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट पे. कोई बताएगा मुझे लेफ्ट फेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अदीबा, अयान, हाँ ए फॉर लेफ्ट फेस. वही जो लेफ्ट फेस है इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज ए. तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा ए टू द पावर हाफ, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस के लिए. और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसे लिख सकते हो अल्फा ए टू द पावर हाफ आई कैप. तो एक्स की जगह ये रख दिया बस. इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, इसे 3 कह दो. अब बस एक काम करना है, तुम्हें वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करनी है. टू और 3 को उठाकर 1 में रखो. तो जब 2 और 3 को 1 में रखोगे तो लेफ्ट फेस का फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अल्फा ए टू द पावर हाफ आई कैप डॉट एरिया वेक्टर ए स्क्वायर माइनस आई कैप. तो लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ गया अल्फा ए भाई 1/2 और स्क्वायर, 1/2 और स्क्वायर कितना आ गया 5/2. नेगेटिव साइन बाहर चला गया, आई कैप डॉट आई कैप. आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है. तो लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स आएगा दैट्स माइनस अल्फा ए टू द पावर 5/2 फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस. ये इक्वेशन नंबर 4. ये बताओ मुझे इसमें कोई परेशानी है? आई नहीं आएगा 3 में. अरे एक्स एक्सिस के अलोंग है ना फील्ड, तो आई कैप तो आएगा. कोई डाउट नहीं किसी को भी. हुमा, जोया, सामिया, समीन, सनाउल हक, शुजात. मैंने कल वार्निंग दी थी ना, अपने नाम से नहीं आया तो फिर मैं बाहर निकाल दूंगा. तो बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हें क्लास से. शुजात, मैंने कल कहा था कि अगर अपने नाम से नहीं आया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा. मैं रिमूव कर रहा हूँ. कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया. अब लेफ्ट फेस के बाद राइट फेस पर आ जाते हैं. ये रहा राइट फेस. एरिया वेक्टर देखो आउटवर्ड्स नॉर्मल राइट में जाएगा आई कैप. तो यहां तुम लिख सकते हो फ्लक्स जो होगा राइट फेस पर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट फेस dot area vector for the right face. Electric field on right face dot area vector. So for the right face, area vector is a square. भाई देखो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आई कैप के अलोंग आई कैप. इसे कहता हूं मैं 5, इसे कहता हूं मैं 6. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ. तो यहां पर जो x हो जाएगा, को बताएगा राइट फेस के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है. x कोऑर्डिनेट इज 2a. तो राइट फेस के लिए फील्ड हो गई अल्फा 2a टू द पावर हाफ. और डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आई कैप के अलोंग. तो यहाँ ई आर चाहिए था, ई आर मिल गया. एस आर चाहिए था, एस आर मिल गया. इसे 7 कह देते हैं.
6 और 7 को उठाकर 5 में रखो। 6 और 7 को उठाकर फौरन 5 में रखो। 6 and 7 then 5। टू कैसे आया? देखो कुंजांग, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट फेस तक का सेपरेशन है, फिर ये डिस्टेंस भी ए दिया हुआ है, तो यहां तक आते आते कितना हो गया? ए ये वाला, ए ये वाला, टोटल 2 ए आ गया। ठीक है कुंजांग, ये ए और ये ए टोटल मिलाकर इस फेस तक पहुंचेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 ए आ गया। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो राइट फेस के लिए फ्लक्स हो गया, इट्स ई आर, ई आर इज अल्फा 2 to the power half a to the power half I cap dot SR a square I cap। तो ये फ्लक्स आ गया अल्फा 2 to the power half a to the power, देखो हाफ और 2 कितना आ गया? 5/2। I cap dot I cap तो 1 हो जाता है, तो फ्लक्स आ गया ऑन द राइट फेस, दिस इज √2 अल्फा a to the power 5/2। That is flux on the right face. That is equation number 8। अब भाई शुरू हो जाओ, टॉप फेस बॉटम फेस सबके लिए निकालो, मेरे पास जगह नहीं है, करो तुम इतना। मरियम का आया 0। ओके, बस इतना लिख लो यार, इसे रब कर दूं फिर करता हूं। ओके चलो भाई, मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा बहुत पोर्शन पिछला। हाँ जी, तो जब आप टॉप फेस पर आओगे, देखो यार टॉप फेस के लिए एरिया वेक्टर चला गया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, एंगल 90 डिग्री, तो तुम लिख सकते हो फ्लक्स जो होगा टॉप फेस के लिए दैट इज ई, इंटीग्रल आएगा ई डी एस कॉस 90 विच इज 0। ऐसे ही अगर आप बॉटम फेस के लिए लोगे, बॉटम फेस के लिए भी यही आएगा ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू 0। ये वाला फेस है ना, एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा। फ्रंट फेस लोगे या भी एंगल 90, एरिया वेक्टर बाहर आएगा, फील्ड राइट में। फ्रंट फेस, बैक फेस, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट सबके लिए फ्लक्स कितना होगा? 0। टोटल फ्लक्स निकाल दो। यहां बताओ मुझे कोई डाउट किसी को? अदीबा, डॉर्जे, कुंजैंग, मरियम, रिक्जेन, समीन, सनाउल। तो जब यार टोटल फ्लक्स लोगे ना, देखो यहां से टोटल जब फ्लक्स लोगे सबको ऐड करना होगा, तो फ्लक्स लेफ्ट फेस का प्लस फ्लक्स राइट फेस का प्लस फ्लक्स टॉप फेस का प्लस फ्लक्स बॉटम फेस का प्लस फ्रंट फेस
और भाई ये फ्लक्स आ गया बैक फेस का। जब तुम सबको ऐड करोगे तो लेफ्ट फेस का फ्लक्स है कितना आया था, माइनस अल्फा ए टू द पावर 5/2। राइट का आ गया अल्फा 2 टू द पावर हाफ ए टू द पावर 5/2। बाकी सब तो जीरो है, बाकी सब जीरो। सबको ऐड कर दो भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आया ईमानदारी से बता दो, ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल छूट जाए। ये बहुत आया, मतलब बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, 5 मार्कर में कई बार आ चुका है। और जब भी तुम्हारे स्कूल खुलेंगे, स्कूल एग्जाम होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ आ रहा होगा, तो अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल तुम्हें दिख जाएगा। ये आज नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आने वाला। तो देखो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, इन दोनों में अल्फा कॉमन, ए टू द पावर 5/2 कॉमन, अल्फा कॉमन, ए टू द पावर 5/2 कॉमन, क्या बच गया, √2 - 1। ये फ्लक्स आ गया। अब अगर ये फ्लक्स आ गया बी पार्ट में, चार्ज इनक्लोज, तो यार फ्लक्स को लिख दो क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू रख दो अल्फा ए टू द पावर 5/2 √2 - 1, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, एप्सिलॉन नॉट इज क्यू इनक्लोज्ड। इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बस फाई की वैल्यू रख दी। चलो भाई यहाँ तक बताओ आंसर। सामिया, सनाउल, शाहीन, शिवा, जेबा, गुड। लास्ट स्टेप डॉर्जे, देखो फाई होता है ना क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो तुम क्यू इनक्लोज को लिख सकते हो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई रहा, बस फाई की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ। अरे भाई इतना हो गया तो बता दो मुझे, मैं रब करता हूँ फिर। उज़मा, जेबा, डन। सबका हो गया तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं। डन हो गया भाई, सबको आ गया ना ये। चलो जी इसे रब करते हैं। तो तुम्हें ये सीख गए तुम कि अगर तुम्हें क्यूब सॉल्व करना है तो क्यूब सॉल्व करने के लिए क्यूब को 6 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हर पार्ट का फ्लक्स अलग कैलकुलेट कीजिए और सारे फ्लक्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए। अब समझो सिलेंडर कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं सिलेंडर बना देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे सिलेंडर। तुम्हें बिल्कुल रट जाने चाहिए कि कौन सा शेप कैसे सॉल्व होता है। क्यूब को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, 6 फेसेस में डिवाइड कीजिए और हर फेस अलग सॉल्व कीजिए। अब देखिए सिलेंडर आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर से एक एक्सिस पास हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और
ये जाहिर सी बात है, ओरिजिन का राइट का रेशियो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट वाला एक्स इज लेस देन जीरो। तो आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में ऐसे दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E naught I cap if x is greater than zero, and field is E naught minus I cap for x is less than zero. सिलेंडर का जो रेडियस है, that radius of the cylinder is r. R is radius of cylinder. सिलेंडर का रेडियस r है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। तो पहला है फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, दूसरा चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। तो दो चीजें चाहिए आपको कि कितना होगा, रेडियस क्या होगा और चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, याद रखना क्यूब 6 पार्ट्स में डिवाइड होकर सॉल्व होगा, सिलेंडर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिलेंडर में दो एंड्स होते हैं, एंड 1, एंड 2 और कर्व सरफेस। सिलेंडर के जो एंड्स हैं दे आर प्लेन, डिस्क हैं, ये भी डिस्क है और ये कर्व सरफेस है। तो सिलेंडर के लिए आप एंड्स के लिए फ्लक्स अलग कैलकुलेट करोगे, कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स अलग कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद आप सारे फ्लक्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर दोगे। तो पहले आते हैं फ्लक्स थ्रू एंड 1। ये काम करिए, इसको ना लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं इतना रफ कर दूंगा तो मेरे पास स्पेस होगी कि मैं एक बार में कैलकुलेट कर पाऊं। चलो पहले लेते हैं, ये लिख लिया ना सबने, तो मैं यार क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, जगह की कमी पड़ जाएगी। पहला फ्लक्स थ्रू एंड 1। फ्लक्स थ्रू एंड 1, फर्स्ट एंड से जो फ्लक्स पास होगा, फर्स्ट एंड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल होगा माइनस आई कैप। तो एंड 1 के लिए आप फ्लक्स ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ई डॉट एस। देखो वन एंड कहाँ आ रहा है, एक्स इज लेस देन जीरो में, इसे मैं कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन। एंड 1 पर फील्ड और एंड 1 का एरिया। तो जो E1 है लेफ्ट वाले पोर्शन में, ये मैंने लिखा था E नॉट 0 - I cap,
लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। एरिया जो होगा भाई, देखो एरिया क्या होगा, एंड का रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। भाई ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। तो तुम एक काम कर दो, 2 और 3 को 1 में रख देते हैं, ये दिख नहीं रहा लेकिन ये 3 है। 2 और 3 को उठाकर 1 में रख दो। तो जब और 2 और 3 को 1 में रखोगे तो 5 1 हो जाएगा E1, E1 इज E नॉट माइनस आई कैप डॉट S1 विच इज पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। तो देखो यार ये 5 1 आ गया E नॉट पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस अलग हो गया, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 5 1 आ गया E नॉट पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से N2 से जब फ्लक्स लोगे, फ्लक्स थ्रू N2, भाई ये बताओ ये क्लियर हुआ यहां तक, फोर्थ इक्वेशन तक? तो जब तुम N2 लोगे ना, N2 से जब तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे सेकेंड एंड से पास होता हुआ, तो इसे लिखते हैं फाई टू। ये हो जाएगा E2 डॉट S2। E2 आ जाएगा इट्स E नॉट, मैं देखो E नॉट E2 क्या था, E नॉट आई कैप। जब एरिया वेक्टर लोगे तो देखो ये वाला एरिया है ना, इसका डायरेक्शन तो राइट में जाएगा, आई कैप। तो एरिया वेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर आई कैप। रख दो सब कुछ यहाँ, इसे 5 कह देते हैं, इसे 6 कह देते हैं, इसे 7 कह देते हैं, 6 और 7 को 5 में रख देते हैं। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो फाई टू आ जाएगा E2 विच इज E नॉट आई कैप डॉट पाई आर स्क्वायर आई कैप। फाई टू हो गया E नॉट पाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो फाई टू हो गया E नॉट पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। इसी तरह से कर्व सरफेस से फ्लक्स देखो, अब समझो जरा, ये कर्व सरफेस दी हुई है, कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, ये एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। जरा देखना, फील्ड तो एक्स के अलॉन्ग है, एंगल कितना हो गया एरिया वेक्टर और फील्ड में? डॉट जे एंगल 90। तो जब तुम यस कर्व सरफेस से लोगे इंटीग्रल ऑफ ई एस कॉस 90। यार एक बात और बता दो मुझे, क्या मैं क्लोज लगा सकता हूँ यहाँ? बस ये बता दो, क्या मैं क्लोज लगा सकता हूँ यहाँ पर ये? नहीं, नहीं। हाँ, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सिर्फ कर्व सरफेस ले रहा हूँ, कर्व सरफेस ओपन है। जब पूरा सिलेंडर लूंगा तब क्लोज्ड होगा, तो यहां में मैं क्लोज नहीं लगा सकता। ये कितना आ गया? 0। तो ये 0 हो गया कर्व सरफेस के लिए। भाई अब तुम करो, टोटल कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद चार्ज इनक्लोज निकालना। चार्ज इनक्लोज भी आ गया, वेरी गुड।
भाई ये सज्जाद और जिगमत कितने दिन के बाद आ रहे हो तुम क्लास में? सज्जाद, जिगमत, तो देखो जब तुम टोटल फ्लक्स लोगे, टोटल फ्लक्स विल बी phi 1, phi 2, phi 3, सब ऐड कर दो। phi 1 is E naught pi r square, ओके, E naught pi r square। यार क्यों छुट्टियां मारते हो? मतलब ऐसे थोड़ी ना काम हो सकता है। इस बैच में कई बच्चे होंगे जो साल में एक दो छुट्टियां मारेंगे। इतना कैजुअली थोड़ी ना लेते हैं क्लासेस में। अब साल में एक आध छुट्टी हो गई, समझ में आता है। 2 महीने हुए एक शुरू हुए कोर्स। टोटल फ्लक्स आ गया, बी पार्ट। चार्ज इनक्लोज चाहिए, चार्ज इनक्लोज के लिए गॉस लॉ लगा दो। फाई होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू इनक्लोज लिख सकते हो फाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज लिख सकते हो फाई, देखो फाई तो ये रहा। तो ये दो चीजें थी सीखने वाली कि फ्लक्स जब तुम कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स क्यूब और सिलेंडर के मेथड्स तुम्हें आने चाहिए, आगे डेरिवेशन में भी याद आएगा, काम आएगा। कि अगर क्यूब है तो सिक्स पार्ट्स में ब्रेक करो, सिलेंडर है तो 3 पार्ट्स में ब्रेक करो। सर डायरेक्ट थीटा लगा के नहीं कर सकते? सर नीलजा, अगर कौन यार देखो कौन बोर्ड्स में नहीं आता, तो कौन मैं वो जेई वाली जो बैच है उसमें डिस्कस करूंगा। कौन के मेथड्स अलग हैं। कौन में बेस के लिए अलग आता है, जैसे कौन होता है ना, ये अगर कौन है बेस के लिए अलग आएगा, और ये जो कर्व सरफेस है ये वाला स्लेंट हाइट जिसे कहते हैं, इसके लिए अलग आएगा। अब इसके लिए कैलकुलेट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है। लेकिन चूंकि ये वाली बैच से बोर्ड्स की है तो नहीं, एक बार में नहीं कैलकुलेट कर सकते ना इंटीग्रल पूरा, अलग अलग जगह एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में, सामिया एक बार में नहीं आएगा। तो नीलजा कोन के स्टैंडर्ड मेथड ये बेस के लिए अलग और कर्व सरफेस ये वाली है इसके लिए अलग। लेकिन ये इस बैच में मैं कोन डिस्कस करूंगा नहीं, बोर्ड्स में कौन नहीं पूछता, जेई और नीट वाली जो बैच है उसमें मैं कौन जरूर डिस्कस करूंगा। यार जब इतना हो जाए तो बता दो मुझे। सज्जाद, जिगमत, अबे ये गैलेक्सी कौन है? गैलेक्सी J2। डन। चलो जी, गॉस लॉ पर जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड्स में वो तो खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में जो
आपके सिलेबस में है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब इसमें तीन तरह की सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सिलेबस में। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ये तीन एप्लीकेशंस है, तीन डेरिवेशंस, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। लिख डालो इतना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सामिया, अगर चार्ज सरफेस के सेंटर पर ना हो तो पूरी सरफेस बस क्लोज होनी चाहिए। पूरी सरफेस से तो फिर भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। जैसे क्यूब है, क्यूब के मान लो सेंटर पे चार्ज नहीं है, लेकिन क्यूब से तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। वो एक अलग बात है कि हर फेस के लिए क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं कर सकते फिर। जैसे सामिया देखो, ये है क्यूब है, चार्ज सेंटर पर है तो पूरे क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट जो अभी किया था। लेकिन अगर ये सेंटर पे नहीं है तो क्यूब से तो अब भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। फेस का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, फेस से कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। फेस का एक स्टेप में नहीं आ सकता, फेस के लिए तो आपको हर हाल में इंटीग्रेट करना होगा। क्लोज सरफेस के लिए तब भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है शिवा। रेगुलर हो कैसे भी, ये क्लोज सरफेस है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। चलो भाई, इसे रब करते हैं, एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो इन एप्लीकेशंस को करने के लिए एक स्पेशल टाइप की सरफेस आप पढ़ते हो जिसे आप कहते हो गॉसियन सरफेस। आपको गॉसियन सरफेस आनी चाहिए। तो जरा समझो। हाँ सर, अगर क्लोज नहीं है तो उससे कंस्ट्रक्शन करके क्लोज करेंगे क्या? हाँ समीन, अगर क्लोज नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करके क्लोज करेंगे। दो एग्जांपल्स कराए थे मैंने क्लास के शुरू में, एक स्क्वायर एक हेमिस्फेयर। तो गॉसियन सरफेस जो है, इट्स अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन that can reduce this integral। ये जो इंटीग्रल है इसको रिड्यूस करने के लिए, आसान बनाने के लिए आप गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। डॉर्जे वो तो डिलीट हो गया ना। ना अब नहीं आएगा, डिलीट हो गया। क्या पूछना था बताओ मुझे। डॉर्जे क्या पूछना था?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, और जो लास्ट स्टेप था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, स्फीयर था लास्ट। क्राइटेरिया टू चूज गॉसियन सरफेस, पहला क्राइटेरिया है गॉसियन सरफेस चूज करने का, इट शुड बी क्लोज्ड। गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस ओपन नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट, electric field should be uniform throughout the Gaussian surface. एक और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के पैरेलल होनी चाहिए, एंटी पैरेलल होनी चाहिए या फिर परपेंडिकुलर। तो देखो पैरेलल एंटी पैरेलल होने से क्या फायदा होगा, ये जो डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेगी। जैसे इसे लिख सकते हो ई डी एस कॉस 0, अगर पैरेलल है। एंटी पैरेलल होता तो माइनस कॉस 180 आ जाता, -1। परपेंडिकुलर होता तो 0 हो जाता। तो आप जब भी सरफेस चूज करोगे तो एंगल या तो फील्ड पैरेलल होगी सरफेस के, या एंटी पैरेलल होगी, या गॉसियन होगी, या परपेंडिकुलर होगी। ये बताओ भाई, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई सबके? उस्मा, शुजात, जेबा, सज्जाद, ओके। तो गॉसियन सरफेस जो होगी हम चूज ही नहीं करेंगे ऐसी, मतलब गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। हम गॉसियन सरफेस ऐसी ड्रॉ किया करेंगे कि या तो वो क्लोज्ड हो, या जो भी आपको फील्ड दी हुई है, फील्ड सरफेस के पैरेलल हो, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। इन तीन के अलावा कोई और केस है तो वो आपकी गॉसियन सरफेस है ही नहीं। गॉसियन सरफेस का नाम ही तब होगा जब पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज इंटीग्रल सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है मॉडम? ये तुम ड्रॉ करोगे और ड्रॉ इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करोगे कि फील्ड क्लोज्ड हो, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर हो। तीसरा देखो दीपक, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। गॉसियन सरफेस पर फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मींस ये ई कांस्टेंट होना चाहिए। तो फील्ड यूनिफॉर्म होने से फायदा ये होगा, ये ना ईडीएस, ये यूनिफॉर्म होगी। बाहर ले आओ, यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ डीएस। इससे देखो इंटीग्रल कितना सिंप्लीफाई हो गया, बस डीएस सॉल्व करना है। डीएस तुम जानते हो, दो ही आंसर आते हैं। डीएस या तो स्फीयर पर सॉल्व करना होता है 4πr², या सिलेंडर पे सॉल्व करना होता है 2πr। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो देखो एग्जांपल्स देखो, दो एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस के, टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस। डायरेक्शन तो मोटा हमने यहां से सेट कर दिया ना, डायरेक्शन तो हमने यहां से सेट कर दिया, या तो पैरेलल है, या एंटी पैरेलल है, या परपेंडिकुलर है, तीनों में से कोई एक बार सेट हो गया। अब तो मैग्नीट्यूड सेट करना है कि ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। डायरेक्शन तो यहां से सेट हो गया, कहीं भी था, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर सेट हो गया। अब यहां देखना है मैग्नीट्यूड।
अभी सामिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होने का मतलब है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। हर जगह कहीं भी आप फील्ड कैलकुलेट कर लो, फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अब अगर फील्ड की वैल्यू सेम है, ई यूनिफॉर्म है, तो बाहर ला सकते हो भाई। कांस्टेंट टर्म को तो इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं ना, तो इसे बाहर ले आए, इंटीग्रल ऑफ डीएस। अभी आसान हो गया। किसे इंटीग्रेट करना है? डीएस। डीएस के दो इंटीग्रल्स आप यूज करेंगे, या तो स्फेयर पर करोगे या सिलेंडर पर करोगे, और तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस, पहली जो गॉसियन सरफेस आप यूज करेंगे दैट इज स्फेरिकल। अब कैसे तुम्हें पता चलेगा किसके लिए स्फेरिकल? तो बहुत सीधा से याद रखो, फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा स्फेरिकल है, स्फेयर है, तो गॉसियन सरफेस भी तुम्हारी स्फेरिकल होगी। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस तुम्हारा स्फेयर हो जाएगी। दूसरे टाइप की गॉसियन सरफेस यूज करोगे सिलेंड्रिकल। इसे यूज करोगे तुम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बस, और कोई झंझट ही नहीं है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अगर कुछ फेयर दे रहा है, कह रहा है इस फेयर के लिए फील्ड कैलकुलेट करो, तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना दो। वायर दे देता है सीधी, कहता है कैलकुलेट करो, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बना दो। शीट दे देता है, कहता है करो, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बना दो। इतना लिखो, एक कैलकुलेशन करते हैं, जरा तुम्हें समझ में आएगा कैसे यूज हो रहा है। स्प्रेयर और सिलेंडर को बाकी क्यों नहीं होगा सर? असल में निल्जा, इसमें सुनो, हम गॉस लॉ से फील्ड तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपकी प्रॉब्लम में ना किसी तरह की सिमेट्री हो, कि हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम हो, तभी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई खास यूज नहीं होता गॉस लॉ का। और जब भी आप सिमेट्री ढूंढोगे तो दो ही तरह की सिमेट्री मिलती है, या तो स्फेरिकल सिमेट्री या सिलेंड्रिकल, कि स्फेयर के हर पॉइंट पर वैल्यू सेम है या सिलेंडर के हर पॉइंट पर वैल्यू सेम है। इसीलिए गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल मिलेगी या सिलेंड्रिकल मिलेगी, और कुछ नहीं होगा। चलो जी, इसे रब करते हैं। पहली एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखो, आपको एक शीट दी हुई है, ये शीट इनफाइनाइट है। शीट का जो एरिया है दैट एरिया इज इनफाइनाइट। मैं आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ा चुका हूं। इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो ये आपको शीट दी हुई है, इनफाइनाइट शीट, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज सिग्मा। अब समझो जरा ये शीट रखी हुई कैसे। देखो यहाँ ऐसे रखी है शीट, ये शीट रखी हुई है। इस शीट में से पास होती हुई ना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो। ऐसे शीट के अंदर से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास करा दो। सो कंसीडर
a cylindrical Gaussian surface of area S, area of ends S। तो आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली, ऐसे करके ना आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास करा ली। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली, एंड्स का जो एरिया है दैट इज एस। अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, अब देखो ये जो शीट ऐसे रखी हुई है ना, शीट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ राइट में जा रही होगी, इधर लेफ्ट में जा रही होगी, क्योंकि शीट पॉजिटिवली चार्ज है। फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, फील्ड राइट में भी जाएगी और फील्ड तुम्हारी लेफ्ट में भी जाएगी। जब तुम सिलेंडर से पास होता हुआ फ्लक्स लोगे तो सिलेंडर से फ्लक्स 3 स्टेप्स में आता है, N1, N2 और ये कर्व सरफेस। सिलेंडर से जब आप फ्लक्स लेंगे तो फ्लक्स 3 पार्ट्स में आएगा, N1, N2 और ये कर्व सरफेस। फ्लक्स थ्रू N1, फर्स्ट एंड से जब आप फ्लक्स लेंगे तो देखो फर्स्ट एंड का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, इसे एन कैप मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप का डायरेक्शन सेम है। तो देखो φ1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज E डॉट S। E और S में एंगल कितना है, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो φ1 इज ES cos 0। जैसे तुम गॉसियन सरफेस ले लोगे ना, एंगल या तो 0 होगा या 90 होगा, फर्स्ट इक्वेशन। यहां बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे भाई कोई डाउट? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले सकते थे, नहीं ले सकते? स्फेयर के लिए फील्ड की वैल्यूज अलग अलग आएंगे, देखेगा अगर स्फेयर लोगे तो ये सेपरेशन ऐसा हो जाएगा, शीट का स्फेयर के अलग अलग पॉइंट से सेपरेशन अलग अलग होगा, फील्ड चेंज हो जाएगी। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस केस में नहीं ले सकते। फ्लक्स थ्रू N2 φ2, इट्स E डॉट S। फिर से इस वाले का डायरेक्शन यहाँ होगा एन कैप, फिर से फील्ड के पैरेलल है, फिर एंगल 0 डिग्री, जो भी सिलेंडर वाला न्यूमेरिकल कराया था। ES cos 0, cos 0 is 1, तो φ2 आ गया ES, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चाहिए फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस से जब आप फ्लक्स लेंगे, इट्स क्लोज, इट्स इंटीग्रल ऑफ, भाई ये है ना कर्व सरफेस, एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, देखो डाउनवर्ड्स जाएगा या अपवर्ड्स जाएगा, तो एरिया वेक्टर ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा EDS cos 90 से मैं φ3 कह देता हूं, तो φ3 के लिए फ्लक्स कितना आ गया, 0। अब आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स phi is vector sum of φ1, φ2 and φ3। φ1, φ2, φ3 तीनों को ऐड कर लो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, φ1 था ES, φ2 था ES, φ3 था 0, तो phi आ गया 2ES, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। अभी आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तुम्हें ये E की वैल्यू चाहिए कि E कितना है, यहां तक बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? यहां तक बताओ, इक्वेशन नंबर 4 तक कोई डाउट है? नो। अब इसी को ना गॉस लॉ से कैलकुलेट करेंगे, यही फ्लक्स तुम्हें कैलकुलेट करना है गॉस लॉ यूज करके।
तो देखो भाई गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें देखना ये कि सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया। तो देखो चार्ज तो शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेंडर ने शीट का इतना पोर्शन कट किया जिस पोर्शन का एरिया एस के इक्वल होगा, ये है ना एस। जैसे अगर ये शीट है, मैं सिलेंडर पास करा दूं तो सिलेंडर क्या करेगा, जितना ये एरिया होगा कुछ इतना एरिया कट कर लेगा शीट का, जैसे ये सर्कल है इतना कुछ एरिया कट करेगा। तो तुम लिख सकते हो यहाँ Q enclosed is charge on area S of cylinder। सिलेंडर के एस एरिया पे जो चार्ज होगा दैट चार्ज इज क्यू इनक्लोज्ड। चार्ज ऑन एरिया एस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के एस एरिया पे जो चार्ज है दैट इज क्यू इनक्लोज्ड। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि क्यू इनक्लोज को ना तुम चलो इतना लिख लो, फिर सिग्मा की टर्म्स में लिख देंगे इसे। यहां तक लिखो जल्दी से, टाइम हो रहा है, मिजाज सर आते होंगे, क्लास छोड़नी होगी। इतना लिखो जल्दी जल्दी। भाई सब लिखिए इतना। ओके नेक्स्ट देखिए। अब देखो क्यू इनक्लोज निकालोगे कैसे। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तुम यहाँ Q इनक्लोज को लिख सकते हो। Q इनक्लोज कितने एरिया पे चार्ज है, ऐसे एरिया पे, तो तुम Q इनक्लोज को सिंपली लिख सकते हो। देखो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज ऑन यूनिट एरिया। सिग्मा मीन्स चार्ज ऑन यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज होगा वो सिग्मा है। वो कहता है 2 मीटर स्क्वायर पे निकालो 2 सिग्मा हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर पे निकालो 3 सिग्मा हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर पे निकालो 5 सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ Q इनक्लोज आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। फाई आ गया Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई था ना Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना है, सिग्मा है, सो दैट सिग्मा इज बाय एप्सिलॉन। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो फोर्थ और 5, ये फोर्थ और ये 5 दोनों से सेम फ्लक्स आ रहा है। ये भी सिलेंडर से पास होता हुआ फ्लक्स है, ये भी सिलेंडर से पास होता हुआ फ्लक्स है। बस फर्क इतना है कि यहाँ फील्ड के थ्रू निकाला है और यहाँ फ्लक्स निकाला है आपने गॉस लॉ से। आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर दो एंड 5। तो जब इक्वेट करोगे 2 ES सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, E है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये फील्ड आ गई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख लो। अच्छा और टाइमिंग्स में थोड़ा चेंज है, इस सैटरडे फिजिक्स नहीं है, मैथ्स और बायो असल में क्लैश कर जाती है। तो सैटरडे से जरा टाइमिंग्स में चेंज है, देख लो जरा टाइमिंग्स क्या है। फिजिक्स नहीं होगी सैटरडे। मैथ्स है 4 to 5:30, केम 5:30 to 6:30, बायो है 2:30 to 4।
2:30 to 4. Maths 4 to 5:30, chemistry 5:30 to 6:30. फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स की क्लास में संडे रखूंगा, संडे की टाइमिंग्स में टेक्स्ट कर दूंगा आप लोगों को, फ्राइडे तक मैं टेक्स्ट कर दूंगा कि संडे फिजिक्स किस टाइम होगी। ये टाइमिंग्स लिख लो। फिजिक्स नहीं होगी, मैथ्स 4 to 5:30, केम 5:30 to 6:30, बायो 2:30 to 4। चलो भाई, आज यही छोड़ते हैं, केमिस्ट्री क्लास है तुम्हारी, संडे मिलते हैं। चलो ओके बाय। ओके बच्चों, चलो बाय 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 बाय।